गांव था। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, पर माँ शारदा और बेटा रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी अनामिका गर्भवती थी। बिना आराम किए सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी। इसीलिए बेडरूम के नीचे जमीन पे मैट बिछा के वो लेट गई थी। बिस्तर पे उसकी 5 साल की बेटी नीता सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से अनामिका एक कपड़े से बांध लेती है। उसके गालों में हाथ के पंजों का निशान था, पर अपने हाथों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो मनी मन खुद से कहती है, हे ईश्वर, अगली बार जब जन्म दीजिएगा तो मुझे औरत मत बनाइएगा, ऐसा कि पुरुष रूप में भी जन्म मत दीजिएगा, मुझे जानवर रूप में जन्म दीजिएगा। और अगर ऐसा ना हो पाए तो हे ईश्वर, मुझे अमीर लड़की बना के जन्म देना, ताकि दहेज की वजह से सास और पति से ऐसी लांछन न सहना पड़े। रानी जैसी जिंदगी हो, जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करके अनामिका आंखें बंद करती है। थकी हुई अनामिका की आंखें बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे सो जाती है। सोफे में बैठ के टीवी देख रही शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 11:20 हो रहे थे। फिर माँ और बेटा हॉल से धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे अनामिका सो रही थी। बिस्तर पे नीता नींद में बेहोश थी। माँ और बेटा जाके ये भी जांच करते हैं कि अनामिका सच में गहरी नींद में है या नहीं। उन दोनों को लगता है कि अनामिका सो नहीं रही है, वो अभिनय कर रही है। तभी शारदा कहने लगती है, बेटा रमेश, तुम उसके पैर पकड़ो, मैं उसका गला पकड़ती हूँ। सांस में ले पाने की वजह से छटपटाएगी और खुद ही जान दे देगी। फिर हम उसे लेक में जाके फेंक आएंगे। सभी को लगेगा आत्महत्या कर ली है। माँ, हम लोग अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कई दफे उंगलियों के निशान शरीर में रह जाते हैं। अगर उसके पिताजी रघुपति को किसी भी तरह से शक हुआ तो वो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। फिर हमने मारा है ये साबित हो जाएगा। फिर तो हमारा जेल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। इसीलिए मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो। ये तो अच्छी बात है, चलो वही करते हैं। ऐसा कह के रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी माँ शारदा को देता है। फिर दोनों मिलके अनामिका की जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से अनामिका अपनी आंखें खोल लेती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा, पीटा, गालियां दी, खाना नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने सह लिया, बस इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को 2 वक्त बस खाना दे रहे हैं। पर आज आप लोगों को मेरी जान लेने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई, ये जानते हुए कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। इसके बाद भी यहाँ रहना मेरा सही नहीं होगा, ये बात समझ गई हूँ। क्या तुम घर छोड़ने का हमें धमकी दे रही हो? नहीं सासू माँ, वैसे तो मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आप औरत नहीं है, चूड़ी बिंदी पहन के साड़ी लपेट के आप बस एक मूंछों वाले आदमी से कम नहीं। ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अनामिका के गाल पे कस के एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू के 2-3 बूंद नीता के ऊपर गिरता है। वो नींद में ही उठ के देखने लगती है। शारदा जल्दी से मारना बंद करती है। अनामिका के गाल लाल हो चुके थे। अनामिका बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। नीता सारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ लेती है। माँ, दादी और पिताजी मिलके आपको मारे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे भला? वो तो कल क्या पकाना है इस बारे में कह रहे थे। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आती हूँ। ऐसा कह के नीता बिस्तर से उतर के चली जाती है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। माँ लक्ष्मी भी अमीरों के घर में ही रहती है, मेरी जैसी गरीब बहू के घर में आती ही नहीं। चाहे मैं जितना भी कोशिश कर लूँ उन्हें रोकने की, कुछ भी कर लूँ, पर वो कैसे भी मुझे छोड़ के चली जाती है। हाँ, माँ लक्ष्मी को भी बस अमीर लोग ही चाहिए, उन्हें बदबूदार गरीब बिल्कुल पसंद नहीं। पर क्यों वो ज्यादा दिनों तक उनके साथ नहीं रहती? क्योंकि आप जैसे लोग चाहे कितना भी हो कभी खुश नहीं रहते, हमेशा आप लोगों को और चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, आप मुझे मार के
अपने सर पाप का बोझा क्यों लेना चाहती है बताइए। इस तरह कह के वो अपने कपड़े समेटती है। जैसे ही नीता बाथरूम से आती है वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। रमेश मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। नीता बुलाती है पर वो जवाब नहीं देते। वो चलते चलते रात में गांव से निकल आते हैं। जब वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे बहुत बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बारिश से खुद को बचाने के लिए वो जाके एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत एक छाता लेके उस तरफ से आ रही थी। गर्भवती अनामिका को देखकर वो अपने कुटिया ले जाती है। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि वो कुटिया उसी का है। वो पास के ही लक्ष्मी देवी मंदिर में काम करती है। अनामिका कहती है उसके लिए भी वो एक काम ढूंढ दे। ये सुन के वो महिला कहती है, लक्ष्मी देवी के मंदिर में सीढ़ियाँ साफ करना होगा और बिंदी लगाना होगा। बहुत सीढ़ियाँ है लेकिन। करूँगी चाची, अपनी बेटी के 2 वक्त के निवाला के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर गर्भवती होने के बावजूद अपनी बेटी नीता को साथ में लेकर वो माँ लक्ष्मी देवी मंदिर चली जाती है। पास के ही झरने से पानी ले आकर मंदिर की सीढ़ियों को साफ करती है और उसकी सजावट करती है। वहीं पे मंदिर में भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद फल मूल खाती है और जो दान दक्षिणा के पैसे होते थे उसी को वो बचा के रखा करती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे बहुत बुखार आता है। वो मंदिर नहीं जा पाती है। वो घर पे ही बिस्तर पे लेटी हुई थी। नीता माँ देवी लक्ष्मी के तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के कहती है, माँ लक्ष्मी, मेरी माँ को बुखार आया है। यहाँ पे कोई नहीं है देखभाल करने वाला। मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसीलिए मेरी माँ आज मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने नहीं आ पाई। आप नाराज मत होना माँ पे। प्रार्थना के दौरान माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है और एक नौकरानी का भेष लेके वो अनामिका का सेवा करने लगती है। अपनी शक्ति से वो अनामिका का बुखार गायब कर देती है। अनामिका आंखें खोल के देखती है। उसे लगता है कि माँ लक्ष्मी खुद वहाँ पर आकर उसकी सेवा की है। इसीलिए वो प्रार्थना में कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा देवी माँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। आपने आज साबित कर दिया, गरीब हो या अमीर सब आपके लिए एक है। बस हम आपको कैसे चाहते हैं ये बड़ी बात है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ। अपनी गलत शब्दों की वजह से वो देवी माँ से माफी मांगती है। देवी माँ उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा देती है जिससे वो अपनी जीविका चला सके और फिर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से अनामिका अपनी बेटी नीता का ख्याल रखती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है। सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा था। अंधेरा धीरे धीरे घेर रहा था। रमेश की बहन अंजलि अपना सेल फोन लेती है और छत पे चली जाती है। छत पे खड़े होकर वो अपने भाई रमेश का घर लौटने का इंतजार कर रही थी, ताकि जब रमेश घर लौटे तभी उसे गली के अंत से ही वो छत से देख लेगी। वो नजरें टिकाई हुई थी गली में कि देखती है कि रमेश गली के रास्ते से होकर घर की तरफ आ रहा है। तभी वो भागते हुए अपनी माँ शारदा के पास हॉल में जाती है। माँ, भैया आ रहे हैं, तुम जाके उस महिला को कहो कि वो सो जाए। मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। अरे हाँ, मैं तो उस बारे में भूल ही गई थी। ऐसा कह के शारदा हॉल से किचन की तरफ आती है। किचन में गर्भवती अनामिका थी जो रोते रोते खाना पका रही थी। उसे देखकर शारदा निष्ठुरता के साथ कहने लगती है, बहुत रोना धोना हो गया और बहुत खाना भी पका ली। बहू रानी, तुम्हारे पति, मेरा बेटा घर लौट रहा है, जाओ जाके सो जाओ। और याद रखना, हमेशा की तरह उसे देखकर मुस्कुराना कुछ मत कहना, नहीं तो मुझे पता है क्या होगा सासू माँ। कम से कम डर के मारे ही तुम तो दायरे में रहोगी, नहीं तो मेरा बेटा को अगर शक हुआ ना। अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके शारदा उसे धमका के कहती है। अनामिका उसे देखकर बहुत डर जाती है। उनका वो भयानक चेहरा देखकर चुपचाप डर के मारे वो बेडरूम में जाके सो जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश घर लौट आता है। घर लौट के पार्किंग करते करते वो देखता है कि उसकी बहन कपड़े सुखा रही है। जैसे ही उसे लगा कि भैया देख रहा है, वो तुरंत अपने हाथों को दबाने लगी, मानो कि उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहे हो। रमेश देखता है पर बिना कुछ कहे हुए वो घर के अंदर चला जाता है। रमेश के हाथ में लंच बॉक्स था। माँ, माँ। जब रमेश 1-2 बार माँ चिल्लाता है, शारदा अपना चेहरा लटकाते हुए धीरे धीरे अंदर से चल के बाहर निकल आती है। वो रमेश के हाथ से लंच बॉक्स लेती है और फिर अंदर चली जाती है। शारदा को देखकर रमेश को लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा थक गई हो। बेचारी मेरी माँ दिन भर काम कर करके थक जाती है। बहन के भी हाथों में दर्द हो रहे हैं सारे कपड़े धो के सुखाने में।
एक नौकरानी रख लेता हूँ, थोड़े पैसे लगते हैं तो लगने दो। यही सब सोचते सोचते वो बेडरूम में जाता है। देखता अनामिका बिस्तर में लेटी हुई है। वो नाटक कर रही थी सोने का, पर उसके आंखों में आंसू थे जो रमेश ने गौर नहीं किया। वो आकर कहने लगा, अनामिका उठो, अनामिका आज हमें 8 बजे तक चेकअप के लिए जाना है, पता है ना? मैंने ये बात माँ से कह दिया था। माँ ने तुम्हें कहा कि नहीं? उन्होंने कहा था जी, पर काफी वक्त था, ये सोचकर मैं थोड़ा लेट गई ऐसे। मैं 10 मिनट में रेडी होके आता हूँ, तुम चेकअप के कागजात लेकर तैयार रहो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अनामिका को इस तरह से कह के रमेश वॉशरूम के तरफ चला जाता है। अनामिका डॉक्टर के कागजात लेके तैयार होके इंतजार कर रही होती है। फिर 10 मिनट के बाद रमेश अनामिका को लेकर हॉल में आता है। माँ और बहन को बताता है कि वो अनामिका को चेकअप के लिए ले जा रहा है। फिर बाइक पे बैठा के वो अस्पताल ले जाता है। वहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर रमेश, अनामिका बहुत कमजोर है। क्या वो खाना नहीं खा रही है? फल नहीं दे रहे हैं? दूध, प्रोटीन, लगता है ये सब कुछ भी नहीं ले रही है। आपके घर की सास और ननद बहू रानी को कुछ खाने दे भी है या नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे और माँ दोनों के जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। डिलीवरी में मुश्किल होगी। जब डॉक्टर इस तरह से गुस्से से कह रहे थे, अनामिका कुछ कह नहीं रही थी। ये नहीं कह रही थी कि वो सब कुछ समय समय पे लेती है। अनामिका को जवाब ना देते देख रमेश इस बारे में सोचने लगता है। तब रमेश को अपनी माँ और बहन पे थोड़ा शक होता है। रमेश जानना चाहता था कि आखिर में उसके पीठ पीछे होता क्या है घर में। रमेश अनामिका को घर ले जाता है, उसे खाना देता है, दवाई देता है। फिर अनामिका सोने चली जाती है। फिर रमेश डाइनिंग टेबल पे आता है और अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के खाना खाने लगता है। माँ, मैं आपको और अंजलि को एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप दोनों खुशी के मारे मानो की उछल पड़ेंगी। मैं इस घर के लिए एक नौकरानी रखने वाला हूँ। आपकी बहू रानी, आप, अंजलि, आप सभी को घर का काम करने में, खाना पकाने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैं एक नौकरानी रखने वाला हूँ। ये सुनने के बाद माँ बेटी मानो दोनों डर जाती है और उसे घूरने लगती है। इस बात से कहने लगती है कि पैसे नौकरानी पे क्यों खर्च करना, वो पैसे अनामिका के दवाइयों पे खर्च करे। ये सुन के रमेश का शक और बढ़ जाता है। वो सच झूठ का पता लगाना चाहता था, इसीलिए एक दिन वो ऑफिस जाने का नाम करता है पर ऑफिस नहीं जाता है। पीछे के दीवार फान के वो चुपके से घर के अंदर आके बेडरूम में बेड के नीचे सो जाता है। ये बात सास और ननद को पता नहीं था। वो अनामिका के कमरे में आती है और उसे डांट फटकार लगाने लगती है। ए लड़की, जाके उठो और घर का सारा काम काज और खाना पकाओ। जैसे मेरा बेटा आने लगे आके चुपचाप यहाँ सो जाना। और एक बात याद है ना, हमारे खाने पीने का समय? याद है अंजलि, अभी गर्मा गर्म मुझे नाश्ता बनाना होगा। 12 बजे तक मुझे जूस बनाना होगा। 2 बजे तक मुझे पकौड़ी, दाल, सब्जी, चिकन फ्राई, सांभर, ये सब कुछ बनाना होगा। तुम लोगों के खाने के बाद बचा खुचा खाना मैं खाऊंगी। फिर बर्तन धो के कपड़े धोऊंगी। उसके बाद फिर आके मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा कहते कहते अनामिका रोने लगती है। वहाँ से शारदा और अंजलि चली जाती है। बिस्तर के नीचे बैठे रमेश ये सब सुन के उसकी आंखें भर आती है। तुरंत वो बिस्तर के नीचे से निकल के अनामिका के पास आता है। अनामिका रमेश को देखकर उसे पकड़ के तब तक रोती है जब तक उसका जी चाहता है। अनामिका को लेकर रमेश हॉल में आता है। बेटे को देखकर सास शारदा और अंजलि दोनों सर झुका लेती है। छिछि, तुम एक माँ हो, कम से कम एक महिला होने के नाते तो तुम ऐसा नहीं करती। अगर तुम्हारी बेटी गर्भवती होती तो क्या तुम उसके साथ ऐसा कर पाती माँ? मैं उसे महारानी जैसा देखभाल करती। मतलब अनामिका भी तो किसी माँ की बेटी ही है ना। वो किसका बच्चा अपने पेट में रखी है, किसका कुल रोशन करेगी, तुम ही बताओ। मेरे ही पोते को गर्भ में रखी है, मेरे इस वंश को। तुम बेटी को एक नजर से देखती हो और बहू को अलग नजर से। तुम जैसी सासू माँ जब तक घर पे रहोगी तब तक सब कुछ भगवान भरोसे ही है। इसीलिए तो शादी के बाद लड़का अपना परिवार लेके अलग हो जाता है। भले ही माँ कोसती है पर आखिरकार कारण तुम ही लोग हो। पता नहीं तुम्हें समझ में कब आएगा। छिछि। इस तरह से गुस्से से रमेश अपनी माँ और बहन से कहता है। और एक तुम अंजलि, तुम्हें भी कहना तो बेकारी है। माँ के साथ रह रह के तुम भी माँ की तरह ही हो गई हो। कल दिन शादी के बाद जहाँ तुम जाओगी वहाँ तुम्हें भी एक ऐसी ननद मिले, क्या होगा? अगर तुम इसके बारे में थोड़ा भी सोचती ना तो आज तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं कर रही होती। ऐसा कह के रमेश अपनी पत्नी अनामिका को लेके उस घर को छोड़ के अलग परिवार बसा लेता है। वहाँ अपनी पत्नी का वो ख्याल रखता है, खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।